नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। पश्चिम बंगाल में पांचवें दौर के बाद रविवार को कई हिंसक झड़पें सामने आई, जिसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे पांचवें दौर के जारी हुए अंतिम आंकड़े। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले चेन्नई के 2 बड़े पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। साथ ही कुछ और चुनाव गतिविधियों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में पांचवें दौर के मतदान के बाद रविवार को हिंसक झड़पें, 13 लोगों के जख्मी होने की खबर। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की टीएमसी की शिकायत। चुनाव आयोग ने जारी किए पांचवें दौर के अंतिम आंकड़े। 53 सीट के लिए 81% से ज्यादा मतदान। शनिवार को डाले गए थे वोट। चुनाव आयोग के निर्देश पर बदले गए चेन्नई के 2 बड़े पुलिस अधिकारी। आशुतोष शुक्ला को बनाया गया नया अतिरिक्त डीजीपी। दक्षिण राज्यों में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 16 मई को तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में मतदान। और चुनावी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चुनाव आयोग के नए निर्देशों की बात कर लेते हैं। ये नए निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रवासी भारतीयों को लुभाने के लिए विदेश यात्रा करने वाले नेताओं और उम्मीदवारों का खर्च चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला लेते हुए कहा कि प्रचार अभियान के तहत पार्टी के नेता और उम्मीदवार अपने पक्ष में विदेशी मतदाताओं से वोट मांगने के मकसद से विदेश यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा पर उनके एजेंटों और नेताओं द्वारा किए गए खर्चों को चुनाव से जुड़ा खर्च माना जाएगा। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए कि अगर कोई नेता एनआरआई मतदाताओं को वोट देने के लिए किसी तरह का कोई लालच देता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। और आइए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। पांचवें दौर के मतदान के बाद रविवार को कई इलाकों में हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं। इनमें कुल 13 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये तमाम झड़पें दक्षिण 24 परगना जिले से सामने आई, जहां बसंती विधानसभा क्षेत्र में 10 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। सीपीएम का दावा है कि ये तमाम पीड़ित पार्टी कार्यकर्ता हैं और टीएमसी के समर्थकों ने इन पर हमला किया। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि फूल मलंचा इलाके में उनके पोलिंग एजेंट को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा। वहीं चक्रबेरिया में टीएमसी समर्थक नूर आलम को बुरी तरह से पीटा गया है। टीएमसी का आरोप है कि सीपीएम कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि पांचवें दौर के चुनाव के बाद टीएमसी समर्थकों ने कई जगह हिंसा फैलाई। बीजेपी नेता देवश्री चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का आरोप था कि बसंती विधानसभा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जनता को आतंकित किया, जबकि बीजेपी के 3 समर्थकों को जमकर पीटा। बीजेपी ने अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी साइबल बर्मन को इस बाबत एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा नंदीग्राम से समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। पंचानन, हर बार जिस तरह सख्ती बढ़ाई गई हर फेज के बाद, लग रहा था कि ये जो झड़पों की खबरें हैं, हिंसक झड़पों की खबरें हैं, वो अब ना आए, लेकिन पांचवें दौर के बाद भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जी हाँ प्रीति, देखिए हिंसा की जहां तक बात है, पोस्ट पोल वायलेंस इसको आप कह लीजिए कि हर बार जो वोटिंग हो जाती है उसके बाद भी हिंसा की झड़पें जारी रहती हैं। और ये इसको आप बंगाल का कह सकते हैं पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो सीपीएम के वक्त हो और चाहे अब टीएमसी में। हालांकि ये है कि इस बार घटनाएं कुछ इस तरह की पोस्ट पोल वायलेंस कुछ ज्यादा ही हो गई हैं और इसको लेकर लगातार शिकायतें भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हो, वो लगातार चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि स्थानीय थानों तक में उनकी कई बार शिकायतें नहीं सुनी जाती टीएमसी सरकार के दबदबे के चलते, उनका ये आरोप है। तो वहीं उधर दूसरी तरफ इधर हाल में इस तरफ जो 5वें फेज लास्ट फेज के लिए
छठवें फेज के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही हैं और उसमें चुनाव आयोग तक पर निशाना साधा जा रहा है। उनके कई मंत्री भी हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर कई जो बाहुबली जिसको कह लीजिए मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग पे निशाना साधा है और कहा है कि जनता को फ्रीडम नहीं दी जा रही, 144 लगा दिया गया, ऐसा लगता है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग पे भी एक तरह से हमला किया जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज पे के जो आरोप है उनको निराधार बताया जा रहा है। तो ये हिंसा की घटनाएं, पोस्ट पोल वायलेंस कम नहीं हो रही, जो वास्तव में चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है। बिल्कुल, ऐसा पहले नहीं देखा गया कि इतने हमले सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर किए जा रहे हो पंचानन। क्या कोई गिरफ्तारी हो पा रही है इन सब खबरों के बाद? जी हाँ, गिरफ्तारी हुई है। पांचवें फेज में ही, जहां चुनाव के दिन ही जिस दिन मत डाले जा रहे थे, उस दिन 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। और इसके पोस्ट पोल वायलेंस में भी, इसके पहले जो चौथा चरण था वहां भी हमने देखा था कि हावड़ा में जब वोटिंग खत्म हो गई 6 बजे के बाद, तब वहां पर कुछ लोगों में सीपीएम कांग्रेस और वर्सेस टीएमसी, वहां पर झड़प देखने को मिली। रात 10-11 बजे तक ये झड़प चलती रही। हावड़ा की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि शहर में आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों में, अलायंस में आपस में तल्खी है, एक दूसरे के खिलाफ जो है हिंसा की घटनाएं होती हैं। और जो कैडर बेस्ड पार्टीज हैं, तो उन कैडर्स में जो है ये संघर्ष लगातार चलता रहता है, जो कि चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद इतनी सिक्योरिटी, अनप्रेसिडेंटेड, इसको आप अभूतपूर्व सिक्योरिटी कह लीजिए पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो सिक्योरिटी हटती है, वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो हिंसा शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता की बात जरूर है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। रविवार को जारी हुए चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक पांचवें दौर के लिए 81.66% मतदान हुआ है। हुगली जिले में 82.52% वोटिंग दर्ज की गई। कोलकाता दक्षिण में 65.10%, जबकि दक्षिण 24 परगना में 83.14% मतदान हुआ। अभी तक हुए सभी पांचों चरणों में 80% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। शनिवार को पांचवें दौर की 53 सीटों पर मतदान हुआ था। अब आखिरी दौर का चुनाव 5 मई को 25 सीट पर होना है, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चांदीपुर में एक रैली के दौरान पुलिस समेत अपने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी का आरोप था कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर पुलिस आम जनता पर अत्याचार कर रही है। कड़े शब्दों में बोलते हुए ममता ने कहा कि उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें राजनीति में 40 साल हो गए, लेकिन ऐसे चुनाव उन्होंने पहली बार देखे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के दफ्तरों पर ताले जड़े जा रहे हैं और रात के वक्त लोगों को धमकाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का इल्जाम था कि वाम दल, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशनों को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि कई पुलिस वाले उनके इशारे पर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। शनिवार को ही नामांकन पत्रों की जांच में चुनाव आयोग ने 4,447 नामांकन पत्रों को स्वीकार कर लिया, जबकि 2,706 पत्रों को खारिज कर दिया है। हालांकि आज शाम तक उम्मीदवार चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 16 मई को 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और वोटों की गिनती के लिए 19 मई तय की गई है। और चुनाव आयोग के निर्देशों पर चेन्नई के 2 बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर टी.के. राजेंद्रन की जगह आशुतोष शुक्ला को अतिरिक्त डीजीपी एनफोर्समेंट चुन लिया गया है। वहीं जे.के. त्रिपाठी की जगह सी. शैलेंद्र बाबू को अतिरिक्त डीजीपी कानून व्यवस्था बनाया गया है। इसके साथ साथ के.पी. मघेंद्रन को डीजीपी चुनाव बनाया गया है, जो राज्य में केवल चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। 234 विधानसभा सीटों के लिए 16 मई को मतदान होना है, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। तो तमाम चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर चेन्नई के 2 बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है।
चेन्नई के पुलिस कमिश्नर टीके राजेंद्रन की जगह आशुतोष शुक्ला को अतिरिक्त डीजीपी एनफोर्समेंट चुन लिया गया है। इसके अलावा जेके त्रिपाठी की जगह सी शैलेंद्रन बाबू को अतिरिक्त डीजीपी कानून व्यवस्था बनाया गया है। इसके साथ ही केपी मघेंद्रन को डीजीपी चुनाव बनाया गया है, जो खास तौर से सिर्फ चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। 16 मई को मतदान होना है। 234 विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु पर। एक साथ एक ही दौर में मतदान हो रहा है और 19 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। तमिलनाडु का इरोड शहर बरसों से येलो सिटी के नाम से जाना जाता रहा है। इसकी खास वजह है हल्दी के बड़े पैमाने पर खेती। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ के किसान कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अब तक उनकी मांगें अनसुनी होती रही। इरोड से ग्राउंड रिपोर्ट। ये सी महालिंगम हैं, जो आसमान की तरफ देखकर इस साल अच्छी बारिश की दुआ कर रहे हैं। इनकी माने तो हल्दी की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री से 32 डिग्री के बीच होना चाहिए, और अगर पारा जरा भी ऊपर आता है तो फसल बर्बाद होने का खतरा हकीकत का रूप अख्तियार कर लेता है। महालिंगम के मुताबिक हर 4 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी की भारी कमी की वजह से खेती महंगी होती जा रही है। आलम यह है कि अब ये हल्दी की जगह प्याज की खेती करने का मन बना रहे हैं। ஆனால் அசில் தான் ஆகாது, நட்டம் தான் ஆகுது. விவசாயிகளுக்கெல்லாம் ஒன்றும் நட்டமெல்லாம் லாபமெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. மஞ்சள் அலுவலகத்தில் இருக்கிறவங்களா அவங்களுக்கு தான் லாபம். हल्दी किसानों के सामने यहाँ कई मुसीबतें सिर उठाए खड़ी हैं, जैसे बदलता मौसम, कीमतों का उतार चढ़ाव, जानकारी का अभाव और बिक्री के लिए संसाधनों की कमी। इन लोगों की मांग है कि सरकार को जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। Naturally, the transport and charges, labor charges, manufacturing fluctuation, water, natural calamity problems, totally affects this industry. राज्य में इस वक्त चुनावी माहौल है, लिहाजा हर राजनीतिक दल किसानों के सामने वादों की झड़ियां लगाने में मशरूफ है। விவசாயிகளுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் இப்பொழுது தலைமையால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது, கட்சியால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக மஞ்சள் விவசாயிகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த மஞ்சள் வளாகம் இல்லை. குடோன் அது ஸ்டாக் வைப்பதற்காக குடோன் வசதியும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வரும் ஆட்சி காலத்திலும் இன்னும் அதிகப்படியான விவசாயிகளுக்கும் நிறைய வசதிகள் செய்ய திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளது. प्रयोगशाला की कमी और ई फार्मिंग की जानकारी न होने के चलते किसान यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि कैसे हल्दी उत्पादन में भारी कमी आई है। 2011-12 में हल्दी का उत्पादन जहां 14,725 टन था, वो 2014-15 में घटकर मात्र 4,374 टन ही रह गया। पिछले 4 साल से हल्दी 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। लागत में तो हर साल इजाफा हो रहा है, लेकिन दामों में किसी तरह का उछाल न होना किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक इंटीग्रेटेड फार्मर्स प्लेटफॉर्म या ई प्लेटफॉर्म इरोड के हल्दी किसानों को काफी मदद पहुंचा सकता है। चुनावी चौसर में जहां तमिलनाडु की सारी पार्टियों ने सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया है, वहीं उम्मीद है कि अगली सरकार इंटरनेट का प्रयोग यहां के किसानों को मदद पहुंचाने में भी करेगी। इरोड से कैमरामैन प्रेम के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ इस समय चेन्नई से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करेंगे। रविंद्र, आज नाम वापसी का आखिरी दिन है तमिलनाडु में और साथ ही 2 बड़े अधिकारियों का भी तबादला किया गया है चुनाव आयोग के निर्देश के बाद। कितनी अब बढ़ी हुई सरगर्मियां और कितनी सख्ती देख पा रहे हैं आप जैसे जैसे चुनाव आ रहा है पास? देखिए प्रति चुनाव की घोषणा होने के बाद से आज तक अगर हम बात करें तो कल रात को भी 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है और अभी तक कुल 30 जो आला अधिकारी हैं उनको बदल दिया गया है चुनाव आयोग ने। ये कहीं न कहीं जाहिर करता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग पर दबाव है इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर के। और इस तरह का पहली बार देखा गया है कि इतने भारी तादाद में जब आला अधिकारी चाहे वो पुलिस के हों या दूसरे सरकारी महकमों के हों उनका तबादला किया गया है। इसके पहले जो 2011 का विधानसभा चुनाव था उसमें भी तबादले किए गए थे, लेकिन वो महज 5 लोगों के तबादले किए गए थे। लेकिन इस बार जो संख्या है, अभी चुनाव होने में करीब 15 दिन बाकी है और 30 अधिकारियों का तबादला पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा जो कैश है वो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। पिछले 20 दिन में जो है करीब 8 करोड़ रुपए यहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। अभी तक अनक्लेम्ड कैश है वो तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है किसका है। इसको लेकर के निष्पक्ष जांच हो, इसको लेकर
सीबीआई जांच तक की मांग उठी है कि आखिर इतना भारी मात्रा में जो कैश का यहाँ पे व्यापक तौर पर मार्केट में कैश है, वो किसका कैश है? क्या कहीं ये वोटों को खरीद फरोख्त करने के लिए तो नहीं है? क्या ये वोट को प्रभावित करने की दिशा में तो कहीं कैश का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? इस वजह से ये चुनाव जो है काफी सरगर्मियां पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैलियां भी यहाँ पे आने वाले वीक में जो है वो निर्धारित की गई हैं। और इसके अलावा जो यहाँ लोकल राजनीतिक पार्टियां है एआईएडीएमके और डीएमके, उन्होंने अपना चर्चा तेज कर दिया है। डीएमके के सुप्रीमो करुणानिधि और स्टालिन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी दौरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जयललिता जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अपने अपने मैनिफेस्टोज को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन सबकी नजर है कि इस बार क्योंकि तमिलनाडु की राजनीतिक इतिहास जो है वो इस बात के लिए जाना जाता है कि फ्रीबीज जो है बहुत बांटे जाते हैं यहाँ पे जनता के बीच। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब जो सत्तारूढ़ दल है एआईएडीएमके वो अपने मैनिफेस्टो के साथ आएगा और उनके मैनिफेस्टो में इस बार क्या पिटारा। बिल्कुल, तमाम सरगर्मियों की आप बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रही हैं और बढ़ रही हैं। इन सब के बीच जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, लोगों के जहन से क्या मिट रहा है और लोगों के जहन में क्या चढ़ रहा है? क्या ये फिर से चुनाव एक चेहरों पर केंद्रित है या मुद्दों पर केंद्रित है? क्या लग रहा है? जी देखिए, जनता तो जाहिर तौर पर चाहती है कि कम से कम उन मुद्दों का छोड़ो कोई ना कोई समाधान निकले जो लंबे समय से ये लोग बहुत रहे हैं। किसानों की बात करें, किसान जो है वो डिस्ट्रेस में है। इसका तमिलनाडु का कई वो एक लंबे वक्त से ड्राउट की सिचुएशन झेल रहे हैं। यहाँ पे किसानों की हालत खराब है। मछुआरा का जहाँ तक अगर बात करें, क्योंकि बड़ा कोस्ट लाइन का एरिया जो है वो तमिलनाडु पूरे प्रदेश में है, उनका लगातार ये रामेश्वरम के इलाके के जो मछुआरे हैं उनका हमेशा ये समस्या रहती है कि जो मछली पकड़ने जाते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय लाइन क्रॉस करने की वजह से श्रीलंकाई सेना उनको पकड़ लेती है, उनकी बोट्स पकड़। और अगर हम शहरी बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या दूसरी इन्वेस्टमेंट। जी रवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम विस्तार से आपने हम तक जानकारी पहुंचाई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की खबरों में ही और बात करते हैं तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की। एआईएडीएमके सरकार इसे अपनी सफलता की सूची में ऊपर जगह देती है, लेकिन इन दिनों अम्मा कैंटीन को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस कैंटीन के जरिए जयललिता खुद का प्रचार कर रही हैं। हालांकि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने अम्मा कैंटीन में जयललिता की तस्वीरों को ढक दिया है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि अम्मा शब्द के इस्तेमाल पर भी रोक लगे। आप चाहे चेन्नई में हो या फिर कोयंबटूर में, तमिलनाडु के हर शहर में आपको अम्मा कैंटीन मिल जाएगी। सस्ते खाने की वजह से बड़ी तादाद में लोग इसका रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने भले ही कैंटीन के बाहर जयललिता की तस्वीरों को ढक दिया हो, लेकिन एआईडीएमके इसे दुनिया की सबसे कामयाब स्कीम बता रही है। लेकिन विपक्ष इसी अम्मा कैंटीन को लेकर जयललिता पर निशाना साध रहा है। பேரளவுக்கு தானே இருக்கு, பொதுமக்களுக்கு என்ன போய் சேர்ந்துருக்கு? உருப்படியானது ஏதாவது போய் சேர்ந்துருக்கு? பேரளவு தான். அந்த அம்மா அம்மா குடிநீர்னு சொன்னாங்க. குடிநீர்ன்றதை விற்கிற ஆட்சி இந்த ஆட்சியே தான் இருக்கு. பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் எல்லாத்தையும் கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க. இந்த அம்மா அம்மா உப்பு, அம்மா உணவகம், அம்மா குடிநீர், இதெல்லாம் என்ன? அப்புறம் அம்மா 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 அம்மான்னு தான் போகலையே, என்ன அம்மா செஞ்சுருக்காங்க? Especially Amma Unavagam, where we give idli for 1 rupee, chapati for 3 rupees. It is not at all possible anywhere in the world. It is only possible by Puruchi Talavi Amma. It is only possible by Puruchi Talavi Amma. अम्मा कैंटीन पूरे प्रदेश में मशहूर है। यहाँ 4 रुपए में सांभर इडली, 3 रुपए में दही चावल, 5 रुपए में दाल चावल और 5 रुपए में सांभर चावल उपलब्ध है। हर कैंटीन में औसतन रोज 900 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। चेन्नई में करीब 3 लाख लोग इस कैंटीन के सहारे पेट भरते हैं। मॉर्निंग 7 to 10:30 for members eating 300. Dal rice 5 rupees, curd rice 3 rupees, idli 1 rupees. For members 4 इडली। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2013 में हुई।
राजधानी चेन्नई की 200 कैंटीन समेत प्रदेश में इस वक्त करीब 500 कैंटीन हैं। करीब 5000 महिलाओं को इस कैंटीन से रोजगार मिला हुआ है। Many people, passenger, driver, conductor. I am so happy. Supply. I am very happy. 4 to 10, 6 members. 9 a.m. to 6 members. Lunch prepared. சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம் சூப்பராக இருக்குது. சாம்பார் சாதம் வந்து 4 rupees, தயிர் சாதம் வந்து 3 rupees. நல்லா இருக்கு. டைமிங் 12 o'clock to 2:30 வரைக்கும். AITMK को उम्मीद है कि मौजूदा चुनाव में अम्मा कैंटीन समेत सरकार की कई योजनाओं को वो भुनाने में कामयाब रहेगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस कैंटीन पर सीधा हमला नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव में इसके असर को कम करने में जरूर जुटा है। कैमरामैन जुनैद और कृति मिश्रा के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी। और लोकतंत्र में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केरल और पुदुचेरी से जुड़ी चुनावी खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। केरल विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 29 मई को नामांकन की आखिरी तारीख थी, जबकि 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच मुकम्मल कर ली है। हालांकि चुनावी मैदान में कुल कितने उम्मीदवार हैं ये आज शाम साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब केरल में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने प्रचार की शुरुआत कर दी, तो वहीं CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने पालाकाड में कई रैलियों को संबोधित किया, जबकि प्रकाश करात ने इडुक्की में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस हफ्ते केरल का रुख करने वाले हैं, जबकि UDF की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं LDF की तरफ से बृंदा करात और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार जनता से वोट मांगते दिखाई देंगे। चुनाव आयोग ने कोझिकोड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष KC अबू को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जोरदार फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत भी दी है। दरअसल चिरुवनूर के बेपोर में बीजेपी उम्मीदवार पी प्रकाश ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री उमन चांडी की मौजूदगी में अबू ने धर्म के आधार पर जनता से वोट की अपील की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अबू से जवाब मांगा था। हालांकि जवाब में अबू ने भाषण देने की बात तो कबूली, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन से इनकार किया। हालांकि जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पर चुनाव आयोग ने अबू को लताड़ लगाई है। वहीं इस मामले में अबू के खिलाफ एक पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है। केरल के कासरगोड से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी ने बीजेपी और RSS पर तीखा हमला किया। एंटनी का कहना था कि बीजेपी केरल में अपना खाता इस बार भी नहीं खोल पाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार हो रहा है कि प्रचार अभियान में RSS खुलकर सामने आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ एंटनी ने माना कि UDF और LDF में इस बार मुकाबला कड़ा है। उनका कहना था कि कांग्रेस और UDF का प्रमुख एजेंडा राज्य को बीजेपी मुक्त बनाए रखना है। कोटरकारा में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रूडी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब केरल में भी बीजेपी का परचम लहराए। उन्होंने दावा ठोका कि इस दफा राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF और CPM नेतृत्व वाले LDF पर रूडी ने जमकर हमला किया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अब सिकुड़ चुकी है, जबकि वाम दल केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है।
उन्होंने दोनों दलों की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि ये कैसे मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल आप मिलकर चुनाव लड़ो और केरल में एक दूसरे से ही मुकाबला करो। नजर पुदुचेरी पर। पुदुचेरी में नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच मुकम्मल कर ली गई, जिसमें 366 उम्मीदवारों के पर्चे स्वीकार किए गए हैं, जबकि 98 पत्र कमियों के चलते खारिज कर दिए गए हैं। पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर 16 मई को मतदान होना है, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती होगी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2016 में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।